के आधार पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। हम चलते हैं यहाँ पर कि जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में, जी हाँ, एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या, जीवित ध्यान दीजिएगा, तो 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या कहलाता है जन्म दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च मानव सूचकांक वाले देश के नाम बताइए। तो इसका है आइसलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा। तो अधिकांश आप यूरोपीय देश को आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर कनाडा है। तो ये 2 देशों के नाम है, तो आप 2 देशों का नाम याद रखते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड भी बोल सकते हैं आप। लाल कॉलर किसे कहते हैं? लाल कॉलर का अर्थ होता है प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं जैसे कि मजदूरी कर लिए, कृषि कार्य कर लिए, पशुपालन कर लिए, मत्स्य पालन कर लिए, तो ये लाल कॉलर है। सन 2011 की जनगणना में भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो यह यूपी में सर्वाधिक थी, उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? कोरबा में है, बालको जिसको बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? तो मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न तथा प्राथमिक घटनाओं से उत्पन्न असहनीय शोर ही ध्वनि प्रदूषण है। असहनीय शोर, तो याद रखिएगा, असहनीय शोर। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका सूत्र निकालिए। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसका जो सूत्र है देख सकते हैं कि कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, इसका आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व, ठीक, जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं आप इसका। अब आता है कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखते हुए किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। तो कृषि आधारित कृषि पर निर्भर है, सूती वस्त्र, चीनी और चाय। सूती वस्त्र, चीनी और चाय। सूती वस्त्र बता सकते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां नम जलवायु होते हैं। धागे कब टूटते हैं? नम जलवायु के कारण। और बता रहा है कि जहां कोयला, जल विद्युत आसानी से प्राप्त होता है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होते हैं। मतलब भाई सूती वस्त्र आप स्थापित करेंगे उद्योग, तो वहाँ तो नम जलवायु जरूरी है, फिर आपको ऊर्जा भी जरूरी है, कपास भी जरूरी है, और आपको बाजार भी जरूरी है उसका। तो ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्र इसका होने की वजह यही है क्योंकि समुद्र के पास है, नम जलवायु है, कपास भी उत्पादन हो रहा है वहाँ पर। अब आ रहा है स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना कीजिए। स्वेज नहर, पनामा नहर की तुलना। तो स्वेज नहर मिस्र देश के अधीन है, जबकि यह पनामा नहर अमेरिका के अधीन है। क्लियर? यहाँ पर यह मिस्र के अधीन है। अगर हम विश्व का मैप बनाएं तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर ये जो है पनामा नहर दिखेगा, आपको स्वेज नहर यहाँ पर दिखेगा। तो आपको याद रखना है ये पनामा नहर है, इसका अमेरिका है, इसका मिस्र है। अब स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य है, लाल सागर है, यहाँ पर भूमध्य है, जोड़ती है। जबकि पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक है
और ये प्रशांत महासागर। अब देखते हैं कि स्वेज नहर जो है इसकी लंबाई 165 है। आप इसको डायग्राम बना दीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा। तो ये डायग्राम में देखें 165 किलोमीटर है, चौड़ाई इसका 65 है और गहराई 11 मीटर है। और इसकी बात करें तो ये 80 लंबी है, चौड़ाई 90 मीटर और गहराई 12 मीटर। तो गहराई के आधार पर हम देखें तो ये ज़्यादा गहरा है और लंबाई के हिसाब से देखें तो स्वेज नहर ज़्यादा लंबा है। समतल मैदान में होने के कारण इसको बनाने में व्यय कम हुआ है ये, जबकि ये पठारी भूमि क्षेत्र था, इसका व्यय ज़्यादा हुआ, ज़्यादा खर्चीला है। इसका तो अमीर मतलब यूएसए ने इसका अधिकार है इसमें। इस नहर की को यात्री एवं माल का किराया पर्याप्त मिलता है क्योंकि आसपास धनी आबादी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया से माल जा रहा है, यूरोप पूरा इस क्षेत्र में जा रहा है, जबकि यहाँ तो समुद्र है तो यहाँ पर किराया कम मिलता है। आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आयताकार चौका पट्टी प्रतिरूप है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आयताकार चौका पट्टी प्रतिरूप है और इस प्रकार की जो बस्ती का प्रतिरूप गंगा मैदान में होता है, भारत की गंगा मैदान में होगा। ठीक है, अभी क्लियर। इस प्रतिरूप की विशेषता क्या है? तो इस प्रतिरूप की विशेषता जो है सड़कों एवं गलियों सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो ये आयताकार है, आपको दिखाई दे रहा है, ये आयत के आकार का है, ये आयत के आकार का, आयत के आकार का है। ठीक है, आयताकार प्रतिरूप है, ये चौका प्रतिरूप है। इसकी विशेषता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जी हाँ, समकोण पर काट रही है। देखिए ये सड़क है, ये सड़क है, समकोण पर काटी, ये सड़क है, समकोण पर काटी, आयताकार रूप से बस्तियां बस जाती हैं। और यहाँ पर ये गंगा के मैदान में आपको देखने को मिलता है। भारत के बच्चों में लिंगानुपात घट रहा है, इसके मुख्य 3 कारण हैं। तो इसके मुख्य 3 कारक हैं लिंगानुपात, बच्चों में घटते लिंगानुपात, मतलब लिंगानुपात का अर्थ होता है कि जो स्त्री पुरुषों की अनुपात। जी हाँ, तो यहाँ बालक के जन्म की प्रधानता, बालक जो है मतलब पुरुष की प्रधानता है, मतलब बालक के जन्म की प्रधानता है। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा जो है अपर्याप्त है और उच्च शिशु मृत्यु दर है, अधिक शिशु मृत्यु दर है और अंधविश्वास है। तो ये कारण है, आपको देख रहे हैं लिंगानुपात क्यों घट रहा है, पुरुषों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, महिलाओं की संख्या घट क्यों रही है, क्योंकि जो बालक के जन्म की प्रधानता दी जाती है। और नगरीय बस्तियों की 3 विशेषताओं को लिखिए। नगरीय बस्तियों की आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रुक के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं आप इसको। आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप अच्छे से रिमाइंड करिए। नगरीय बस्तियां आकार में बड़ी होती हैं और उनका एक सहज रूप होता है। नगरीय बस्ती विशेषता है आकार में बड़ा, जनसंख्या में बड़ा, अधिक विविध प्रकार के कार्य होते हैं। नगरीय बस्तियों की विशेषता आप बता सकते हैं, सुविधाएं मिलती हैं और नगरों से बना माल गांव में भेजा जाता है। और जो बस्तियां हैं जटिल हैं और तेज होती हैं, वहाँ वो दिखावटी और औपचारिकपन है वहाँ पर के जो संबंध है, जबकि गांव में अनौपचारिक संबंध होता है ना। तो ये नगरीय बस्तियों की जो विशेषता है, आप नगर में क्या दिखते हैं, आपको सुविधाएं दिख रहे हैं, आपको वहाँ विविध कार्य में लगे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, आपको वहाँ पर जो भी जीवन है जटिल और तेज दिख रहे हैं आप, और जो भी सामान कच्चे माल है गाँव से आ रहे हैं। मानव भूगोल की विशेषता और परिभाषा देते हुए प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसका परिभाषा को आप इसी सैंपल का लिख सकते हैं। इसी सैंपल आपको याद होगा, गतिशील पृथ्वी, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। आप इसको यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं, एक परिभाषा को भी लिख सकते हैं आप। अब प्रकृति के मानवीकरण की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर मानव सभ्यता के विकास के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक शक्ति के बारे में लोगों को समझ बढ़ने लगी। आप इसको अपने समझ से बता सकते हैं कि जैसे जैसे मानव का जो विकास हो रहा है, सभ्यता का विकास हो रहा है, वो क्या है, उनकी समझ बढ़ने लग गई है पर्यावरण और प्रकृति की, है ना। और जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास होने लगा है, तो बोल रहा है कि जो
सामाजिक और सांस्कृतिक जो विकास है, संबंध है, उसमें विज्ञान का विकास हो रहा है। हम सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे हैं, दोनों ही काफ़ी नहीं है। बोल रहा है प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान का भी विकास, तकनीक का भी विकास हो रहा है। मानव सभ्यता अभाव से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगी है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अनेक संभावनाओं में करने लगे हैं और मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। तो बोल रहा है कि जो संसाधन का जो उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में हम उनको प्रभाव को भी देख रहे हैं। मतलब पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग करके मानव अपना विकास कर रहा है। किस तरह का विकास कर रहा है? सामाजिक सांस्कृतिक तो कर ही रहा है, मगर तकनीकी विकास भी कर रहा है। पहाड़ों पर विश्राम स्थल बना रहे हैं। भाई शिमला मनाली जा रहा है आदमी, पहाड़ है, आपको लग रहा है कि प्राकृतिक रूप से तो पहाड़ में कैसे बच सकता है मानव, मगर वहाँ पर तो क्या है, विश्राम स्थल भी है। आप वहाँ पर पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर घूमने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और तरंगित पहाड़ियों में चारागाह और तटों में बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह, अंतरिक्ष में उपग्रह। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे 100 साल बाद एक टूरिज्म बन जाएगा चांद में जाना। और प्रकृति मानव को अवसर प्रदान कर रहा है, मानव उसका उपयोग करने लगा है, प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है और मानव प्रकृति में संभावनाओं की तलाश कर रहा है। मानव प्रधान और प्रकृति गौड़ रहती है। पहले भूगोल वेत्ताओं ने इसे संभववाद नाम दिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं कि प्रकृति का दोहन करके, या मतलब प्रकृति दोहन तो निगेटिव में आ जाएगा, प्रकृति का सकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं मानव। जैसे कि पहाड़, जिस क्षेत्र पर जाना दुर्गम होता है उस क्षेत्र में क्या बनाया जा रहा है, मानव बस्ती स्थापित की जा रही है, बड़े बड़े पर्यटन स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। पहाड़ अब बोल रहे हैं कि जो महासागरीय तट में लहरों से, जो सुनामी लहर या बहुत विभिन्न प्रकार के जो लहरों से व्यक्ति मतलब उससे बचता था, मगर अब वहाँ पर बंदरगाह स्थापित कर रहे हैं। आप गोवा मनाली जाइएगा, वहाँ पर जितना भी जो तट के नज़दीक जो होटल है वो काफ़ी अधिक कॉस्टली चार्ज लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको साइड व्यू दिखाई दे रहा है। तो वहाँ मतलब जो तट है वहाँ पर भी पत्थर बन रहे हैं। अब अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में उपग्रह सैटेलाइट भेजी जा रही है। जैसे कि हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, गगनयान में 4 भारतीयों का जो पायलट लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वो अंतरिक्ष जाएंगे। जी हाँ, अंतरिक्ष जाएंगे। और 2040 तक का टारगेट है कि चंद्रमा में पहला भारतीय मानव को उतारा जाएगा। तो ये आप बता सकते हैं कि जो प्रकृति है और मानव है साथ साथ चल रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि निश्चयवाद और संभववाद, नवनिश्चयवाद की संकल्पना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका क्वेश्चन ये था, हम देख रहे हैं कि प्रकृति का मानवीकरण। तो अब यहाँ पर प्रकृतिवाद की बात कर रहा है कि मानव ने, और यहाँ पर निश्चयवाद। तो निश्चयवाद को देख लेते हैं कि मानव अपने पर्यावरण की विशिष्ट देन है। सभी मानवीय क्रियाएं और मानव जीवन पर प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण होता है। यह मानव भूगोल की अत्यंत प्राचीन विचारधारा है। इसके अनुसार मानव प्रकृति की भयानकता से डरकर उसकी पूजा करता है। हाँ, निश्चयवाद बता रहा है कि भाई प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, और प्रकृति में जो प्रकोप आ रहे हैं, महामारी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहे हैं, उससे डरकर मानव जो है पूजा कर रहा है, और एक प्रकार की धर्म की शुरुआत हुई है। तो निश्चयवाद ये बताता है। हम इसमें देख चुके हैं कि इसी सिंपल है। संभववाद में देखेंगे तो विडाल डी लप्लास है, फ्रांसीसी विडाल डी लप्लास। संभव, हर चीज़ संभव है। मानो जब चांद पर जा सकता है तो पहाड़ में भी घर बना सकता है। हर चीज़ संभव है। मानव अपने प्रयास से सफलता हासिल कर सकता है। संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जमीन के अंदर खोद कर आप हीरे निकाल रहे हैं, आप अंतरिक्ष में उपग्रह भेज रहे हैं, सैटेलाइट से मोबाइल में आप बात कर रहे हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें संभव है। संभव मतलब मानव को अधिक दिया है, आपको इसको याद रखना है। और नवनिश्चयवाद में ये ग्रिफिथ टेलर है बोल रहा है कि कुछ क्षेत्रों में प्रकृति भी बलवान है, कुछ क्षेत्र में मानव भी है। जिस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल में हम रुक जाते हैं, रेड बटन मतलब रेड लाइट से हम रुक गए, येलो से हम अलर्ट हो गए और ग्रीन से हम आगे बढ़ गए, तो उसी प्रकार से प्रकृति भी क्या करता है, मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति भी मानव को प्रभावित करता है। प्रकृति मानव पर नियंत्रण नहीं है, मतलब बता सकते हैं आप कि मानव जो है कुछ क्षेत्रों में जैसे कि नियंत्रण नहीं कर सकता। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हिमानी का पीछे हटना, भाई हिमानी मतलब बर्फ ग्लेशियर को पिघलने से रोक सकता है क्या मानव, है ना। तो ये आप बता सकते हैं। भूमि का विकास भी है। तो ये नवनिश्चयवाद में सबसे ऑथेंटिक माना गया है ग्रिफिथ टेलर का। नवनिश्चयवाद, मानव अपने कुशाग्र बुद्धि से सोचे समझे और कदम उठाए, तो ये बता रहा है। साक्षरता बढ़ने से होने वाले लाभों को लिखिए, तो आप इसको बिल्कुल समझ लीजिए भाई। निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इसमें आप समझ लीजिए कि 3 दोस्त हैं। एक दोस्त है कि नहीं भाई प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, एक बोल रहा है नहीं भाई मैं सब संभव है, मैं मानव ही सर्वे सर्वा है। और नवनिश्चयवाद में बोल रहा है कि नहीं भाई तुम दोनों उलझो मत, लड़ाई मत करो, ये दोनों ठीक ही अपने अपने जगह में ठीक है। तो आप बता सकते हैं निश्चयवाद पूरा प्रकृतिवाद की बात करता है, संभववाद मानव की शक्ति की बात करता है, और नवनिश्चयवाद जो है नहीं भाई दोनों की बात करता हूँ मैं, है ना। तो ये है। साक्षरता बढ़ने से होने वाले लाभों को लिखिए। यहाँ पर साक्षरता होगा भाई, आप ही लोग अगर पढ़ लिख कर साक्षर बन गया तो क्या लाभ होगा, मतलब लाभ आप अच्छे से साक्षर तो हुए, मगर आप अच्छे से नंबर ला रहे हैं इसमें 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राष्ट्रीय विकास में भी शायद मतलब स्तर बढ़ जाएगा। आप अपना विकास तो करेंगे, साथ साथ राष्ट्र का विकास भी करेंगे भाई, संविधान को समझेंगे। और बता रहा है कि पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी कार्य करने का अवसर मिलेगा। जो लड़कियां हैं पहले, आज से 100 साल पहले उनको शिक्षा भी नसीब नहीं हुआ करता था, मगर अब शिक्षा के माध्यम से वे आगे बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं शक्ति जिले की जो कलेक्टर हैं और एसपी है, दोनों स्त्रियां हैं। अब अगला देखते हैं कि उद्योग धंधों में परिवर्तन आएगा। भाई महिला स्व सहायता समूह को आप देख रहे हैं, आप उत्पादन में ध्यान दे रहे हो, कृषि कार्य में पर्याप्त विकास होगा। अगर साक्षर होंगे तो आप समझदारी भी रखेंगे कि किस कीटनाशक का छिड़काव करने से कीट ही मरेंगे। मतलब बहुत सारे कृषि कार्य में आप पर्याप्त ड्रिप सिस्टम हो गया, नए नए तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं आप, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं आप। ये तो शिक्षा के जरिए आप इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगला है अथवा का क्वेश्चन दिया, विश्व जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक। पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5 नंबर तो आपको कहीं नहीं किया। 2 कारक हम देख सकते हैं इसमें, भौतिक कारक और है मानवीय कारक। कहाँ है, चलिए आप इसको पुस्तक के हिसाब से देख सकते हैं, भौतिक कारक मानवीय कारक। आप प्रश्न समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, आप जिसको पढ़े हुए हैं पहले किसी बुक से पढ़े हैं आप, तो आप अच्छे से उसी को पढ़िए। क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। तो आप इसके कारक भौतिक कारक में है धरातली उच्चावच, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। और बता रहा है कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम रहेगा, पठारी क्षेत्र में जनसंख्या मध्यम रहेगा, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक रहेगा। भाई जलवायु बोल रहा है कि समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त है, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, मिट्टी भी बंजर नहीं होना चाहिए, बंजर जहाँ होगा वहाँ पर निवास नहीं करेंगे। खनिज की प्राप्ति होगा तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा ही भाई। झारखंड जैसे कोरबा देख लीजिए छत्तीसगढ़ में। और देख लीजिए सांस्कृतिक विकास भी देख सकते हैं आप। सांस्कृतिक विकास को हम मानवीय विकास में देख सकते हैं, भौतिक कारक और मानवीय कारक। मानवीय कारक में यहाँ पे सब पॉइंट आएगा, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए सब में, पहला तो भौतिक, तब में तिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना। आप बता सकते हैं सब चीज, ऐतिहासिक, चिकित्सक की,
हाँ, बहुत सारी चीज़ों आप बता सकते हैं, ये कारण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को कैसे लाभ होता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करेगा तो देश को लाभ होगा ही, प्रादेशिक विशिष्टता बढ़ जाएगी। अब देख रहे हैं आप, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, डोसा हो गया, किसी प्रदेश की विशेषता या पहचान बन गई है उसके जरिए, है ना, प्रादेशिक विशिष्टता की बात कर रहा है ना। पिज़्ज़ा, बर्गर आप देख रहे हैं, तो ये किसी पहचान बन जाती है, किसी बाजार से मिलता है और उसकी पहचान बन जाती है, ठीक है। उत्पादक स्तर में वृद्धि होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, माल निर्माण बनेगा, तो आप उसको बता सकते हैं उत्पादक में वृद्धि होगा। रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगा, रहन सहन का स्तर बढ़ जाएगा, आपका मांग बढ़ जाएगा। अब देखिए डॉली चाय वाला डॉली चाय वाला आपका, उसके रहन सहन विकसित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। आप देखें बिल गेट्स उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी चाय पीने आ रहे हैं, तो एक प्रकार का दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा, जो प्रेरित होगा वो भी डॉली चाय वाला की तरह, प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगा ना भाई। विश्व व्यावसायिक उपलब्धता बता रहा है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ माल होते हैं, वह एक सीमित में ही होते हैं, मगर उसका अब क्या हो रहा है, विश्व व्यापार मतलब विश्व स्तर पर भी वो बढ़ाई जा रहा है। जैसे कि अब माल बनाने वाले कारीगर भी किसी भी स्थान पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब यहाँ से कमाने खाने के लिए जा रहे हैं जम्मू, है ना, तो ये आप बता सकते हैं कि वहाँ एक कारीगर है, वहाँ सेवा दे सकता है, अधिक लाभ कमा सकता है। जैसे कि भारत से ज़्यादा दुबई जा रहे हैं, वहाँ श्रम दे रहे हैं, अपना कारीगर जो है मेहनत कर रहा है, उसको अधिक प्रॉफिट हो रहा है। कीमतों और सेवा मूल्य में समानता। तो आप मूल्यतः आप पॉइंट याद रखिए, पॉइंट याद बहुत जरूरी है। देखिए 5 पॉइंट है, प्रदेश, प्रादेशिक, उत्पादक, आप इसी को याद रखिए, प्रादेशिक विशिष्टता, उत्पादकता में वृद्धि, रहन सहन के स्तर में वृद्धि, विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और सेवा मूल्य में समानता। इसको ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। प्रदेश आता है पहले, प्रदेश में क्या है, उत्पादक आएगा, फिर रहन सहन बनेगा, फिर विश्व जाएगा, फिर कीमत। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश मतलब एक प्रकार का राज्य, प्रादेशिक। तो वहाँ पर क्या है भाई, आप प्रदेश में क्या कर रहे हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप धान उत्पादक कर रहे हो, धान पैदा कर रहे हो, ठीक है, धान पैदा कर रहे हो, मंडी में बेच रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, पैसे खूब मिल रहे हैं, रहन सहन में वृद्धि हो जा रहा है, स्तर वृद्धि हो रहा है। अब रहन सहन में हो रहा है तो सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं अब विश्व भ्रमण में जा जाता हूँ, घूम सकता हूँ मैं, है ना, विश्व पैसा मेरे पास है तो मैं पर्यटन स्थल में मतलब कहीं भी घूम सकता हूँ भाई फ्लाइट से। मगर उसके लिए क्या चाहिए भाई, कीमत कीमत कीमत, सेवा मूल्य, कीमत कीमत। तो ये 5 पॉइंट है। तो देखिए पहला अब एग्जाम्पल, प्रदेश, उत्पादक, रहन सहन, विश्वव्यापी और कीमत। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और अंदर में आप डिटेल कर सकते हैं। परिवहन किसे कहते हैं, रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले 4 तो आप बताएं, परिवहन जो वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान दूसरे स्थान में परिवहन कहलाता है। ये भौतिक कारक, आर्थिक कारक, है ना, तो आप इसको पॉइंट बता सकते हैं। भौतिक कारक में क्या आएगा, बहुत ईजी है। आर्थिक कारक में क्या आएगा, पैसा रहेगा तभी तो आप परिवहन स्थापित करोगे। भौतिक कारक में भाई पहाड़ी क्षेत्र में तो नहीं, आप मतलब ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, तो पहाड़ी क्षेत्र को आप नहीं देखोगे, आप सड़क क्षेत्र को देखोगे, मतलब मैदानी क्षेत्र को देखोगे। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 5 विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर 2002 की जल आवंटन की निम्नलिखित प्राथमिक विशेषता, आप कोशिश करिए दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को छोड़िए मत, आप उसको 2 लाइन लिख रहे हैं ऐसा मत करिएगा। आप 5 नंबर का है तो कम से कम 1-2 पेज लिखिए आप, है ना, पेज अधिक लिखिए। आप पेज को आप ज़्यादातर आप डायग्राम के रूप में बता सकते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा पेज भी आपका भरेगा और पॉइंट भी अच्छे से हाईलाइट होगा और कुछ नया बनाएगा, पेपर चेक करने वाला कुछ नया मिलेगा, नया मिर्च मसाला मिलेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये जल नीति है, देखिएगा जल नीति में क्या क्या है, पेयजल की बात कर रहा है, आप इसी को याद रख लीजिए, उसको फिर डील कर लीजिएगा। तो पेयजल की बात कर रहा है ना, सिंचाई की बात कर रहा है, जल शक्ति मतलब विद्युत शक्ति की बात कर रहा है, नौकायन औद्योगिकरण की बात कर रहा है, तो आप ये बता सकते हैं। भूमिगत जल की बात कर रहा है, शिक्षा विनिमय की बात कर रहा है। तो ये आप पॉइंट आपको देख सकते हैं कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 है, देखिएगा ये जल से क्या बता रहा है, तो भाई पेयजल,
सभी तक पेयजल पहुंचना चाहिए, है ना। और सिंचाई के लिए कृषि दो फसली फसल के लिए क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई के लिए क्या चाहिए भाई, बांध बनेगा ना तभी तो सिंचाई मिलेगा। जल शक्ति बांध बनेगा तभी तो विद्युत मिलेगा, जल विद्युत। और नौकायन, बोल रहा है कि नदियाँ साफ रहेंगी, नदियाँ सदा प्रवाहित रहेंगी तो नौकायन भी मिलेगा। उद्योग भी नदियों के किनारे स्थापित होंगे क्योंकि उनको तो जल की आवश्यकता होती है। नहर भी बनाया जाएगा। तो अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपको पॉल्यूशन नहीं पैदा करते जी। नाप की ऊर्जा के बारे में लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बनाया गया। तो अब तमिलनाडु में भी एक है ना, तो आप बता रहे कलपक्कम हो गया, ट्राम्बे हो गया। तो आप बता सकते हैं नाप की ऊर्जा का प्रमुख खनिज कौन सा, आपको याद रखना है यूरेनियम, थोरियम। ये थोरियम केरल में मिलता है ना, बताना है। सौर ऊर्जा में क्या बताना है आपको, फोटो वोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य, मतलब सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य के ताप से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या क्या हीटर कुकर ये बता रहे हैं। आप इसको नया करंट में डाल सकते हो कि प्रधानमंत्री घर सौर ऊर्जा स्थापित हो रहा है, 300 यूनिट फ्री। मतलब घर में छतों में आप सोलर प्लेट लगाएंगे तो आप जो सब्सिडी पाएंगे, मतलब 80,000 का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 40,000 सब्सिडी मिलेगा गवर्नमेंट का, तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना स्थापित की जा रही है जिसका उद्देश्य जो परंपरागत ऊर्जा है, मतलब कोयला है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और ये सौर ऊर्जा स्थापित कर रहे हैं ना। पवन ऊर्जा भी, पवन जब बहेगी तो क्या होगा, पवन चक्की घूमेगी, टरबाइन घूमेगा चलेगा, तो टरबाइन चलेगा तो क्या होगा, गति मिलेगी, तो गति मिलेगी क्या, ऊर्जा मिलेगी। तो ये बता सकते हैं आप पवन ऊर्जा तो कितना मेगावाट है, तो ये बता सकते हैं। तो अब यहाँ बता दें गुजरात के कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। गुजरात के कच्छ लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कच्छ ऊर्जा। ठीक है, जो समुद्र के किनारे जो लहर आते हैं उससे भी क्या टरबाइन को घुमा के हम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसा है भाई, खंभात की खाड़ी सबसे अधिक उपयुक्त है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि वहाँ 7,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कच्छ में 1,000 और सुंदरबन में 100 मेगावाट। ठीक है, भूतापी ऊर्जा, ताता पानी देख रहे हैं आप सरगुजा में, है ना, जिला तो चेंज हो गया होगा। तो ताता पानी जो है वहाँ पर भूतापी ऊर्जा स्थापित करने का बात चला है। मतलब यहाँ पर जो है झरने हैं, गीजर हैं, ये गर्म पानी ऊपर छोड़ते हैं और उससे हम क्या बना सकते हैं भाई, उससे हम टरबाइन घुमा के ताप विद्युत बना सकते हैं। तो ये बता रहा है कि जैव ऊर्जा बता है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कूड़ा करकट जो है हम लोग, जैसे कि उससे हम क्या बना सकते हैं। देखिए कर रहे हैं, दिल्ली में नगर पालिका का कचरे में हो रहा है। देखिए भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो समस्या क्या है, भारतीय कृषि समस्या मतलब किसानों के पास क्या क्या समस्या है भाई। किसानों के पास भूमि की उपलब्धता की कमी है, बता रहा है कृषि भूमि का असंतुलन विकास है, कहीं पर भाटा टिक रहा है, बंजर है, कहीं पर उपजाऊ है। फसलों की न्यूनतम उत्पादकता है, बहुत कम फसल पैदा हो रहे हैं भाई। आप उसमें जितना भी घटिया बीजों का प्रयोग करने का भी एक कारण है। और सिंचाई की सुविधा नहीं हो रहा है, अशिक्षा भी है, आप जागरूक नहीं है। वर्षा की अनिश्चितता भी है, मानसून का जुआ है भारतीय कृषि। और यहाँ पर वर्षा नियमित रूप से नहीं होता, अनिश्चित होता है, अंतराल में होता है। सिंचाई के साधनों की पर्याप्तता बता सकते हैं, अपर्याप्तता, सिंचाई के साधन भी नहीं है। जोत का आकार छोटा है भाई, भूमि का जो आकार छोटा है तो किसान क्या करे, उपज कम लेगा वो, और किसान गरीब व अशिक्षा है। तो अन्य समस्या भी आप बता सकते हैं, पूंजी की समस्या है,
भूमि की उर्वरता, विक्रय मतलब बाजार केंद्र मिलना। तो आप यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय कृषि की समस्या, तो आप बता सकते हैं भारतीय कृषि समस्या पूछ रहा है, तो आप किसान की समस्या को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब किसान की समस्या को माइंड में डालोगे तो लिखा जाएगा, क्योंकि आप किसान परिवार से ही आते हैं। तो अब क्या समस्या है भैया? शिक्षा की समस्या है। और क्या है? पैसा नहीं है, पूंजी की समस्या है। और क्या है? पशुओं की दयनीय दशा है भाई। और क्या हो सकता है कि आपको जो भी खेती करनी होगी, जो भूमि मिल रहा है उसमें तो उर्वरा ही नहीं है, मतलब उपजाऊ ही नहीं है वो। चलो वो बात तो अच्छी बात है, मगर आप क्या आपके पास औद्योगिक तकनीक है? ट्रैक्टर हार्वेस्टर है क्या? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्या। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्योंकि यहाँ पर मानसून अनियमित है और ये 2 से या 3 बार फसलें ली जा सकती है। वर्षा का वितरण असमान है। तो आप बता सकते हैं, वर्षा को ही दोष ठहरा सकते हैं कि यहाँ की मानसून अनिश्चित है, अनियमित है, अंतराल है, असमान है, अधिकतर मूसलाधार है, मतलब तेज़ बारिश हुई बंद हो गई, मतलब पानी बह के निकल गया। तो आप वाटर हार्वेस्टर की व्यवस्था नहीं है। और जनवरी फरवरी में जल स्तर कम हो जाता है गर्मी के पहले। तो बहुत सारी समस्याएं आपको बताना है। यहाँ पर भारत में नगरीय परिवहन की 5 कठिनाइयों को लिखिए। तो यहाँ पर नदी परिवहन की 5 कठिनाइयाँ क्या है? नदी साफ नहीं है, नदी में जमाव है, निक्षेपण का। और आप बता सकते हैं कि नहरें निकालने के लिए कारण जल स्तर कम हो गया है। तो ये जगह जगह बांधला बनाया गया है और रेलवे पुल बनाने का जल यातायात में बाधा आती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं? पाइपलाइन देखिएगा, अभी शक्ति के आसपास से पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। क्यों बिछाया जा रहा है? क्योंकि मुंबई से झारखंड के बीच पेट्रोलियम गैस का परिवहन किया जाएगा। वो पाइपलाइन ये विशेष प्रकार का प्रेशर तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो तरल पदार्थ का उत्तम साधन के जरिए होता है यहाँ पर, है ना। तो आप बता सकते हैं कि उबड़ खाबड़ भूभागों में परिवहन का साधन उपयुक्त है, ये सबसे बेटर है ना। और तरल पदार्थों की परिवहन उत्तम साधन है ये। रख रखाव की कमी और मतलब नहीं पड़ती है और ऊर्जा के उपयोग के लिए कम खर्च होते हैं। तो शुरुआत में खर्च अधिक होगा, उसके बाद कम खर्च होता है। फिर वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर नहीं आ रहा है। तो वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं कि जो वायुमंडल में जो गैस हैं उसमें असंतुलन आ जाता है। वायु में क्या आ रहा है? धूल आ रहा है, धुआं आ रहा है, गैस आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है। तो ये वायु प्रदूषण है। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि वाहन, भाई आप बाइक चला रहे हो, ट्रैक्टर चल रहा है, हाईवा चल रहा है, तो उसमें क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। कारखाने लग रहे हैं, कारखाने में क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। आणविक संयंत्र में भी गैस निकल रहा है। लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, क्या है? धुआं, तेल शोधन होता है। ज्वालामुखी कहीं पर फट रहा है तो क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। जंगलों में आग लग रहा है तो भी है। तो आप बता सकते हैं इसके रोकने के क्या क्या उपाय हैं। जब ये कारण पूछा है तो आपको रोकने के उपाय बताना है भाई। कारखानों का जो चिमनी होगा अधिक ऊंचाई में होना चाहिए, फिल्टर वाला होना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष जरूरी है भाई, क्योंकि वही तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। धुआं छोड़ने वाले वाहनों का प्रतिबंध लगाना, इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। जैसे कि दिल्ली में तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मान्य है। उद्योगों की स्थापना मानव अधिवास से दूर हो जाए। जैसे कोरबा में जहाँ पर उद्योग है वहीं आसपास कॉलोनियाँ बस गई हैं। सुबह आप देखेंगे घर के बाहर तो पूरा राख ही राख दिखाई देता है आपको। जनता के वायु प्रदूषण, मतलब ये जानकारी भी होना चाहिए जनता को वायु प्रदूषण क्या क्या रोग हो सकते हैं भाई। अस्थमा हो सकता है, दमा रोग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप बता सकते। छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था ना होती तो कृषि पर क्या प्रभाव होता? तो क्या होता? फसल कम होता, रबी फसल का नुकसान होता, जायद फसल मतलब उगाना मुश्किल। जायद फसलें क्या होती है? जो गर्मी में ग्रीष्मकाल में उगाई जाती हैं। तरबूज हो गया, ये क्या है? मुश्किल हो जाता। गार्डन
में कृषि विकास संभव नहीं हो पाता, गार्डन नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पर कृषि विहीन है, तो वो बता सकते हैं ये। अब देखते हैं, मानचित्र तो पूछेगा ही। तो भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत का कोयला है तो भाई यहाँ पर झारखंड में जाएगा। और है जापान की राजधानी, तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो। और है उत्तरी अमेरिका घास मैदान, उत्तरी अमेरिका घास मैदान को प्रेरी बोलते हैं भाई। फिर अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका पर्वत श्रृंखला क्या है? एंडीज है भाई। और एक बड़ा बंदरगाह केप टाउन है। यहाँ पर आप बता सकते हैं विश्व के अंदर में, तो यहाँ पर तो दिया ही है सब, आप इसको देख सकते हैं। कहाँ पर? डाउन्स घास का मैदान ये है, सहारा मरुस्थल ये है, मानचेस्टर हमको दिखाई देगा, मानचेस्टर ये यहाँ पर है ना। नील नदी आपको अफ्रीका में दिखाई देगा, तो नील नदी इस तरह से होगा। और ग्रीनलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, भारत में पूछेगा तो भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है क्या है? राजस्थान है। अगला मुंबई है कहाँ है? तो समुद्र में डाल दो। अब नीलगिरी पर्वत आपको तमिलनाडु में डाल दो यहाँ पर। अरे ऐसा मत करिएगा, ऐसा 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 कर सकते हैं। नदी आएगा तो उसको इस तरह से कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी देख रहे हैं आप, यहाँ पर रायपुर हो गया, चिल्का झील हो गया यहाँ पर एक अलग से, यहाँ पर आपको ये वही चिल्का झील है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो विश्व, भारत और छत्तीसगढ़, जूट उद्योग कोई भी पूछ सकता है आपको। यहाँ पर जूट आपको यहाँ पर जाएगा, छत्तीसगढ़ पूछेगा तो जिला देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। रायगढ़ में क्या हो रहा है? जूट हो रहा है। कोरबा में क्या हो रहा है भाई? कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? लौह इस्पात उद्योग आप देख रहे हैं कि बस्तर में डाल दिए, अब नीचे में हीरा उत्पादक गरियाबंद में डाल दिए, ये दिखाई देगा कॉर्नर में। और छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क खांड कहाँ पर है? तो भिलाई में डाल सकते हो आप, भिलाई बोले तो इधर ही। तो इस तरह से इससे मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें तो मान के चलिए आपको 70% क्वेश्चन पूछेगा ही। तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, या वीडियो को बार बार देख लीजिए, पॉइंट को याद रखिए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल में, पॉइंट को याद रख लीजिए, डायग्राम बना दीजिए, अंदर में आप जो समझे उसको लिख दीजिए, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो सेट बी का रहेगा, उसको भी पढ़ते हैं।